Subscribe our channel and press the bell icon. नमस्ते दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है द वाइल्ड स्वान एट कूल। यह W.B. येट्स या विलियम बटलर येट्स के द्वारा रचित हैं। यह एक लिरिकल पोइम है। यह 1916 और 1917 के बीच में लिखी गई। इस कविता में कुल 30 लाइन हैं और पहली बार यह कविता जून 1917 में सामने आई। पहला स्टेंजा है, The trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water among the stones are 59 swans. शरद ऋतु है और वृक्ष बहुत सुंदर लग रहे हैं। जंगल के रास्ते सूख चुके हैं क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर के महीने में शाम के धुंधलके में पानी में स्थिर व स्वच्छ आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पत्थरों के बीच ऊपर तक भरे हुए पानी में 59 हंस हैं। अब कुछ विशेष बातें हैं जो जान लेते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर की रचना में 49 प्रकार की वायु और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ इनका योगदान है, तो कुल ये 59 हो जाती हैं, 59 हो जाती हैं। और 59 जो स्वान हैं वो हमारे शरीर के 59 घटकों को दर्शाते हैं। पानी पर्यावरण है, पत्थर जीवन की चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, और हंस मानव शरीर की संरचनाएं हैं। और कवि अपने आप को उन 59 हंसों में से एक समझता है। अक्टूबर के महीने में पानी का तालाब आकाश के दर्पण जैसा दिखता है। ये बताना चाहता है कि जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो वास्तविकता को समझने लगते हैं और उस समय हमारे ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। दूसरा स्टेंजा है, द 19th autumn has come upon me since I first made my count. I saw before I had well finished, all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their glamorous wings. कवि कहता है कि यह उसके जीवन का 19वां साल चल रहा है, यानी अब वह 19 साल का हो गया है। वह कहता है कि इससे पहले कि मैं दृश्य का पूरी तरह आनंद ले पाता, वे सब हंस उठे और अपना शोर करते हुए, यानी पंखों का शोर करते हुए, उनको गति देते हुए, पंखों को गति देते हुए बड़े बड़े टूटे फूटे घेरों के रूप में तितर बितर हो गए। यानी कवि ये कहना चाहता है कि अब वह वयस्क हो गया है, इसलिए 19th ऑटम यहाँ पे शब्द काम में आया है, यानी वो समझदार हो गया है। और यहाँ पे जो ग्लैमरस विंग्स है वो ये बताते हैं कि उसकी किशोरावस्था अब युवावस्था में बदल रही है। इसे एक संक्रमण काल कहा गया है जो काफ़ी उथल पुथल से, काफ़ी बेचैनी से भरा हुआ है। यानी अब कवि पे बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए ग्लैमरस विंग्स यहाँ पे वर्ड आया है। I have looked upon those brilliant creatures and now my heart is sore. All changed since I hearing at twilight the first time on the shore, the velvet of their wings about my head trod with a lighter tread. मैंने उन चमकदार प्राणियों को देखा, यानी हंसों को देखा। मेरा हृदय बहुत दुखी है। जब मैंने पहली बार किनारे पर धुंधलके में अपने सिर के ऊपर उनके पंखों की कदम ताल को सुना था और मैं अपनी सामान्य चाल से हल्की चाल में चला था, तब से सब कुछ बदल गया है। देखिए, शोर, SORE, शोर का मतलब होता है दुखी। ट्वाइलाइट वही धुंधलका हो गया, सुबह और शाम का जो मंद प्रकाश होता है धुंधलका। शोर यानी होता है किनारा।
बैल बीट यानी कदम ताल, ट्रोड यानी चला, ट्रेड यानी कुचलना, किसी वस्तु पर चलना भी होता है। यहाँ द बेल बैट ऑफ देयर विंग्स अबाउ माई हेड, ये ओनोमाटोपॉई है इसमें, क्योंकि पंखों की आवाज़ है इसलिए ये ओनोमाटोपॉई हो गया। और यहाँ पे बेल बीट जो वर्ड है उसमें एलिट्रेशन भी है। नेक्स्ट है unwearied still, lover by lover they paddle in the cold companionable streams or climb the air, their hearts have not grown old passion and concourse to wander where they will attend upon them till अनवीर अनवियरिड मतलब होता है बिना थका हुआ, पैडल मतलब तैरना, कंपेनियनेबल का मतलब होता है मिलनसार, पैशन मतलब उत्तेजना, और कॉन्क्वेस्ट यानी होता है जीतना, वांडर यानी भटकना, घूमना, अटेंड यानी किसी के साथ रहना या उसकी सहायता करना। कभी कहते हैं कि फिर भी वे बिना थके हुए एक के बाद एक प्रेमी ढूंढते रहते हैं, वे मिलनसार जलधाराओं में तैरते रहते हैं, हवा पर सवार होते हैं मतलब उड़ते हैं, यानी उनमें काबिलियत है, तैर भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। उनके हृदय बूढ़े नहीं हुए हैं। देखिए उनके लिए भी हृदय का यूज़ किया है, तो यहाँ इस लाइन में देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। वे जहाँ भी जाएंगे उत्तेजना व विजय की भावनाओं के साथ जाएंगे और वो उनमें हमेशा रहेगी जो उनकी सहायता करती रहेगी। लास्ट है बट नाउ द ड्रिफ्ट ऑन द टिल वाटर मिस्टीरियस ब्यूटिफुल अमोंग वाट रशेज will the build, but what lakes edge or pool delight men's eyes when I wake someday to find them have flown away। ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीमी गति से लगातार चलते रहना, स्टिल यानी शांत या स्थिर, मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी, और रशीज यानी होता है अचानक आ पड़ी आवश्यकता, एज यानी होता है ब्रीम किनारा, डिलाइट मतलब प्रसन्नता खुशी। लेकिन अब वे शांत जल पर धीमी गति से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तैर रहे हैं या चल रहे हैं। इस स्थिति में वे रहस्यमयी तथा सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जब मैं किसी दिन जागूंगा और उन्हें उड़ चुका होऊंगा पाऊंगा, कहने का मतलब जब मैं जागूंगा वे उड़ जाएंगे, तो पता नहीं किस अचानक आ पड़ी आवश्यकता के कारण, पता नहीं किस झील या तालाब के किनारे अपना आवास बना चुके होंगे और लोगों की आंखों को आनंद दे रहे होंगे। यानी कभी कहते हैं कि अभी तुम, वो कहता है कि वो सोया हुआ है, जब वो जागेगा तो उसे पता नहीं कि वो हंस कहाँ चले जाएंगे, कौन सी झील के किनारे होंगे, कौन से तालाब के किनारे होंगे, और कहाँ उन्होंने अपना घर बनाया होगा, और कौन कौन से लोग उनको देखकर आनंदित हो रहे होंगे। तो कभी कहते हैं कि जो स्वान्स होते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट क्रिएचर्स हैं, वे हमेशा उत्साह से भरे होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, वे तैर भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, और विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोते, अपने साथी के प्रति वफादार होते हैं। और यहाँ कुल 59 स्वान्स की बात की जा रही है, और जिस तरह से लास्ट का जो स्वान है वो अकेला है, तो कवि उसको अपने साथ जोड़कर देखता है कि कवि भी काफ़ी अकेला है।